हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करेंगे टीएसटी पीएचडी एग्ज़ाम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों के बारे में जानने वाले हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कितने नाटक हैं और इनके नाटक कौन कौन से इत्यादि चीज़ों के बारे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म होता है वह 1850 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अगर इनका निधन पूछा जाए, इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1885 ईस्वी में 85 में इनकी मृत्यु होती है। केवल 35 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने जो कुल नाटक जो लिखे हैं वो कुल 17 नाटक लिखे हैं। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने कुल 17 नाटक लिख लिए हैं। तो 17 नाटक में जो ये दो भागों में इनके नाटक बांटे गए हैं, कौन कौन से, तो एक मौलिक नाटक में और एक अनुदित नाटक में। तो कितने मौलिक नाटक हैं और कितने अनुदित नाटक हैं, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल नाटक 17 हैं। तो मौलिक नाटक देखा जाए तो कुल 8 नाटक हैं और अनुदित नाटक देखा जाए तो कुल 9 नाटक हैं। 8 नाटक में जो कि 7 पूर्ण नाटक है और एक अपूर्ण नाटक है, अर्थात वह नाटक पूर्ण नहीं हो पाया। तो कितने पूर्ण नाटक है, तो जितने 7 पूर्ण नाटक है मौलिक नाटक के अंतर्गत वो पूरे हैं, किंतु एक जो नाटक वह अधूरा रह गया था। और 9 इनके कुल अनुदित नाटक है। इस तरह से 8 और 9 मिलाकर कुल 17 नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया। आइए मौलिक नाटक जान लेते हैं कि वो मौलिक नाटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो है मौलिक नाटक वह है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, इनका जो है कि मौलिक नाटक के अंतर्गत आएगा। और ये कब लिखा गया, तो 1873 ईस्वी में वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति लिखा गया। अगर पूछा जाए कि यह जो नाटक है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये प्रसन्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर दूसरा नाटक देखा जाए मौलिक नाटक में, तो प्रेम जोगिनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यह जो है 1875 ईस्वी में लिखा गया। और यह जो नाटक है किस प्रकार का है, तो ये लघु नाटिका के रूप में जाना गया। तीसरा जो है मौलिक नाटक के अंतर्गत विशस्य विषमोधम, जो है कि 1876 ईस्वी में लिखा गया और एक बोल सकते भाड़ नाटक के रूप में जाना गया। आगे है कि मौलिक नाटक में श्री चंदावली है, जो कि 1876 में लिखा गया और एक लघु नाटिका के रूप में जाना गया, अर्थात छोटा नाटक बोल सकते हैं। आगे बोल सकते हैं पांचवा जो है भारत दुर्दशा है, जो 1880 ईस्वी में लिखा गया और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये नाट्य रासक के अंतर्गत भारत दुर्दशा जो है मौलिक नाटक में नाट्य रासक के अंतर्गत आता है। आगे छठवां है नील देवी, यह जो है 1881 ईस्वी में लिखा गया और नील देवी जो है एक गीत रूपक नाटक है, यानी मतलब गाए जाने वाले जो गीत रूपक एक नाटक के अंतर्गत आता है नील देवी। सातवां है कि अंधेर नगरी, अंधेर नगरी जो है ये 1881 में लिखा गया और ये अभी जो एक प्रसन्न श्रेणी के अंतर्गत अंधेर नगरी लिखा गया। अंधेर नगरी में ये जो बातें की अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजे टके से खाजा, तो ये जो उक्ति है ये अंधेर नगरी से ही ली गई है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक के अंतर्गत आते हैं और यह प्रसन्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं आठवां नाटक जो है सती प्रताप, जो कि यह अपूर्ण नाटक है। तो आप जाने कि कुल 8 नाटक है मौलिक नाटक में, एक अपूर्ण नाटक कौन सा है, तो सती प्रताप। ये जानते रहिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक में कौन सा नाटक अपूर्ण है, तो आप बताएंगे सती प्रताप जो है अपूर्ण नाटक है। अपूर्ण नाटक होने के साथ साथ ये किस प्रकार का नाटक है, तो ये बोल सकते हैं गीत रूपक नाटक है। कैसा नाटक है, तो ये अभी जो है गीत रूपक अर्थात गाए जाने वाला नाटक है और जो कि अपूर्ण अर्थात पूरा नहीं कर पाए। आगे कुछ नोट इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ मुख्य बातें कि इसे बाद में राधा कृष्णदास ने पूरा किया। अगर पूछा जाए कि सती प्रताप जो नाटक अपूर्ण रह गया इसको पूरा कौन करता है, तो इसको पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो राधा कृष्णदास जी को जाता है, जिन्होंने इस नाटक को पूरा करते, राधा कृष्णदास। तो ये नाम जानते रहिएगा। अब आगे देखेंगे अनुदित नाटक। 8 नाटक मौलिक नाटक में देखिए, अब अनुदित नाटक देखेंगे जो कि कुल 9 नाटक हैं। पहला देखते हैं रत्नावली, जो कि 1868 ईस्वी में लिखा गया, जो कि लघु नाटिका के रूप में जाना गया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रत्नावली क्या है। तो यह जो है संस्कृत में हर्ष कवि द्वारा रचित रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किया गया, किसका, तो रत्नावली नाटक का। दूसरा नाटक देखते हैं अनुदित नाटक में विद्या सुंदर, जो कि 1868 ईस्वी में नाटक लिखा गया। और ये देखते हैं कि यह जो संस्कृत में चौर कवि द्वारा रचित चौर पंचाशिका नाटक के बांग्ला संस्करण का अनुवाद है, क्या, तो विद्या सुंदर। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा नाटक जो है चौर पंचाशिका नाटक के बांग्ला संस्करण का अनुवाद किया गया है, तो आप बताएंगे अनुदित नाटक में विद्या सुंदर नाटक है, जो 1868 ईस्वी में लिखा गया। चौर पंचाशिका जो है वो बांग्ला में
चौर पंचाशी जो है वह बांग्ला में विद्या सुंदर नाम से अनुवाद यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने किया था। तो नाम इनका जानते रहिएगा कि यह अनुवाद जो है कि बांग्ला में जो किसने किया, तो यतीन्द्र मोहन ठाकुर जी ने किया। तथा आगे देखते तथा इस बांग्ला संस्करण का जो हिंदी में अनुवाद कौन करता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते हैं। बांग्ला में करने का जो श्रेय वह यतीन्द्र मोहन ठाकुर को जाता है और जो हिंदी में अनुवाद करने का जो श्रेय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। तो कौन सा नाटक है, तो नाम याद रखिएगा कौन सा, तो विद्या सुंदर। आगे देखते हैं तीसरा नाटक अनुदित नाटक में पाखंड विडंबन है, जो कि 1872 ईस्वी में 1872 में लिखा गया, जो कि एक रूपक श्रेणी के अंतर्गत जाना जाता है। कौन सा नाटक, तो पाखंड विडंबन जो एक रूपक श्रेणी के अंतर्गत यह नाटक जाना जाता है। यह जो पाखंड विडंबन है वह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पाखंड विडंबन नाम से करते हैं। तो कौन सा याद रखिएगा कौन से नाटक से, तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस पाखंड विडंबन के नाम से करते हैं। चौथा नाटक जानते हैं अनुदित नाटक में धनंजय विजय। धनंजय विजय कब लिखा गया, तो 1873 ईस्वी में लिखते हैं और एक व्यायोग श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा जाता है, व्यायोग श्रेणी के अंतर्गत। तो यह भी श्रेणी को भी ध्यान में रखते रहिए कि कौन सा नाटक किस श्रेणी के अंतर्गत लिखा गया है। तो यह जो है धनंजय विजय, यह संस्कृत में कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजयम नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। कि कौन सा नाटक, तो धनंजय विजय के नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है धनंजय विजय। पांचवा देखते हैं कर्पूर मंजरी, ये जो 1875 ईस्वी में लिखा गया। अगर देखा जाए किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यह सट्टक श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सा नाटक, तो कर्पूर मंजरी जो अनुदित नाटक है वह सट्टक श्रेणी के अंतर्गत आता है। संस्कृत में से जो है कांचन कवि द्वारा रचित कर्पूर मंजरी का हिंदी में अनुवाद करते हैं। आगे देखते हैं छठा जो है कि अनुदित नाटक सत्य हरिश्चंद्र, जो कि 1875 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया, सत्य हरिश्चंद्र, तो 1875 ईस्वी में। और पूछा जाए कि ये किस प्रकार का नाटक है, तो ये पौराणिक नाटक के अंतर्गत जाना जाता है। क्या, तो सत्य हरिश्चंद्र यह जो है संस्कृत में क्षेमेश्वर द्वारा रचित चंड कौशिक का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो सत्य हरिश्चंद्र का जो हिंदी में अनुवाद कौन करता है, तो क्षेमेश्वर द्वारा रचित चंड कौशिक का जो है हिंदी में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते हैं। अगर कुछ इसकी टिप्पणी मुख्य बातें देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल इसे जो है अनुदित नाटक मानते हैं, जबकि डॉक्टर नागेंद्र इसे मौलिक नाटक मानते हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वह सत्य हरिश्चंद्र जी को क्या मानते हैं, अनुदित नाटक मानते हैं, जबकि उनके विपक्ष में जो है डॉक्टर नागेंद्र जी आलोचनात्मक के तौर पे इसे मौलिक नाटक मानते हैं। तो दोनों लोगों में क्या होता है, मतभेद इस प्रकार से होता है कि कौन सा जो है मौलिक नाटक श्रेणी में रखे और कौन से जो है अनुदित नाटक श्रेणी में रखे। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ही मान्य जो है मत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उन्होंने ही जो है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, मान्य मत के अनुसार यह कह सकते हैं कि जो सत्य हरिश्चंद्र उसे हम अनुदित नाटक के अंतर्गत ही रखेंगे। आगे देखते हैं सातवां जो है भारत जननी, जो है 1877 ईस्वी में लिखा गया और ये नाट्य गीत बोल सकते हैं, लघु नाटिका और ओपेरा नाम से जाना जाता है या ओपेरा की श्रेणी में रखा गया। तो भारत जननी को नाट्य गीत भी बोल सकें, लघु नाटिका या ओपेरा, अगर कोई भी नाम आ रहा है तो अब इसमें ये नाम जानते रहेगा। और ये कब लिखा गया, तो 1877 1877 में। इसमें कुछ मुख्य बातें जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के किसी मित्र ने बांग्ला भाषा में भारत माता नामक नाटक की रचना की थी और जो है यह उसी का हिंदी अनुवाद किया गया। क्या, तो भारत जननी। तो भारतेंदु जो किसी जो मित्र हैं उन्होंने जो है बांग्ला भाषा में ये जो नाटक का रचना किया था और उसी का हिंदी में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते हैं। आगे देखते हैं आठवां जो है मुद्रा राक्षस, जो कि 1800 बोल सकते हैं 78 में लिखा गया है नाटक। यह जो है विशाखा दत्त द्वारा संस्कृत में रचित मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो नाम याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस कौन करता है संस्कृत में इसका, तो विशाखा दत्त जी करते हैं और हिंदी में अनुवाद जो है करने वाले हैं भारतेंदु जी। आगे देखते हैं नौवां है दुर्लभ बंधु, जो है कब लिखा गया था, 1880 में यह नाटक लिखा गया। इसमें जो है दुर्लभ बंधु में शेक्सपियर जो है विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो मुख्य रूप से शेक्सपियर जी जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से लिखते हैं और इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले दुर्लभ बंधु कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं दुर्लभ बंधु के नाम से। कब, तो 1880 में। आगे देखते हैं
आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुछ पात्र और उनके अंकों के बारे में महत्वपूर्ण रूप से जान लेते हैं, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु जो मौलिक नाटक है, जैसे कि पहला है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, जो कि 1873 में लिखा गया और ये प्रासन श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर इसमें पूछा जाए कि कुल अंक कितने हैं, तो आप जानते रहिए कि कुल अंक 4 हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति में। इसमें जो है किस तरह की बातें की गई, कैसा विषय वस्तु है, तो इसमें जो है पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसमें धार्मिक और सामाजिक विसंगतियों का भी प्रहार किया गया। तो नाम से ही जैसा आपको समझ में आ जाए कि इसमें जो पशु बलि धार्मिक सामाजिक विसंगतियों का प्रहार किया गया, यानी उनके बारे में बताया गया। इसमें जो एक नांदी रहते हैं, उनका एक जो है पंक्ति दिया गया कि बहु बकरा बलि हित करे, जाके बिन प्रमाण सो हरि की माया करे, सब जग को कल्याण। अगर मान लीजिए पंक्ति उठा कर दे दिया जाए, पूछ दिया जाए कि यह जो पंक्ति है किस नाटक के अंतर्गत आता है, तो आप ये जानते रहिएगा कि यह पंक्ति जो है नांदी के द्वारा जो है बोल सकते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति प्रश्न से यह पंक्ति लिया गया। और ये पंक्ति किसके द्वारा है, तो नांदी के द्वारा है। इसके कुछ पात्र देख लेते हैं। तो इसमें जो है बहुत सारे पात्र हैं, जैसे सूत्रधार है, नटी है, पुरोहित है, गृधराज है, महाराजा धीराज है, चौबदार है, मंत्री, विदूषक, बंगाली, यमराज, चित्रगुप्त, वेदांती, चारदूत और गंडकी दास। तो इस तरह से वैदिक हिंसा हिंसा न भवति में कुछ जो है पात्रों का नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं अंकों का स्थान, यानी कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति में अंकों का स्थान में कौन से अंक किस स्थान पर कार्य होता है। तो प्रथम अंक का जो स्थान है वह रक्त से रंगा हुआ राजभवन है। प्रथम अंक का स्थान किस तरह से है, तो खून से रंगा हुआ जो है राजभवन के बारे में बताता है। द्वितीय अंक का जो स्थान है, ये जो है द्वितीय अंक का स्थान पूजा घर की तरह है। तृतीय अंक का स्थान जो है राजपथ है और चतुर्थ अंक का स्थान जो है वह यमपुरी है। दूसरा जो है नाटक देखते हैं मौलिक नाटक में कि बोल सकते हैं विशस्य विस्मोदम, जो कि 1876 बाहर नाटक के अंतर्गत लिखा गया। और इसमें अंक पूछा जाए कि अंक कितने हैं विशस्य विस्मोदम में, तो कुल एक ही अंक ही है विषय विस्मोदम में। पात्र कौन कौन से, तो धूर्त है, चालक है और कामुक है। इसमें जो देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इसमें अंग्रेजों की शोषण नीति पर भी व्यंग है। इसमें बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ के राजगद्दी से उतर जाने और उनके स्थान पर सयाजी राव को गद्दी पर बैठाने का वर्णन इस नाटक में किया गया। तो ये कुछ मुख्य विषय वस्तु जानते रहिएगा। तो विशेष विस्मोदम जो है कुल अंक कितने हैं, तो 1 अंक है। आगे देखते हैं तीसरा है प्रेम योगिनी। प्रेम योगिनी जो है 1875 ईस्वी में लिखा गया। इसमें यह जो है लघु नाटिका के रूप में जाना गया। अगर अंक पूछा जाए कि कुल अंक कितने हैं प्रेम योगिनी में, तो कुल अंक इसमें 4 ही है। इसमें जो है तीर्थ स्थलों पर होने वाले कुकृत्यों अनाचारों का चित्रण किया गया है। किसमें, तो प्रेम योगिनी में। विशेषकर काशी की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण भी इसमें किया गया है। अंकों का स्थान जानते हैं कि इसमें प्रथम अंक का जो स्थान है वह मंदिर चौक है। द्वितीय अंक का स्थान गैबी पेड़, कुआ, पास, बावली है। तृतीय अंक का स्थान में मुगल सराय का स्टेशन है। मुगल सराय का स्टेशन कौन सा है, तृतीय अंक का स्थान है। और पूछा जाए कौन सा नाटक है, तो बोलेंगे प्रेम योगिनी नाटक है। आगे तृतीय अंक का स्थान हो गया। चतुर्थ अंक के स्थान में भूभक्षित दीक्षित की बैठक होती है। तो इस तरह से इसमें अंकों के स्थान में कुछ बातें महत्वपूर्ण बातें बताया गया। आगे देखते हैं प्रेम योगिनी हो गया। आगे देखते हैं इसमें जो प्रेम योगिनी में पात्र कितने हैं, तो देखिए इसमें कुल बहुत सारे पात्र हैं प्रेम योगिनी में। जैसे कुछ का नाम याद रखिएगा, छपटिया है, मिश्र है, छक्कू जी हैं, माखनदास हैं, मल्ल जी हैं, जगेसर हैं, टेकचंद है, मथुरा दास, धनदास, रामचंद्र हैं और बनीता दास है, गंगापुत्र हैं, भड़ेरिया हैं, झूरी सिंह है, दलाल हैं, सुधाकर हैं, बुभुक्षित दीक्षित भी हैं, गप पंडित, राम भट्ट, गोपाल शास्त्री, चंबू भट्ट, माधव शास्त्री। तो इस तरह से कुछ लोगों का नाम इसमें जो कि याद रखिएगा प्रेम योगिनी के अंतर्गत पात्रों के नाम। अगला देखते हैं कौन सा नाटक, तो मौलिक नाटक में श्री चंद्रावली, जो कि 1876 में लिखा गया, लघु नाटिका के रूप में यह जो है श्रेणी में जाना जाता है। इसमें अंक भी जो है कुल अंक 4 हैं। इसमें जो है कुछ विषय वस्तु, जैसे इसमें वैष्णव भक्ति एवं प्रेम का चित्रण किया गया। किसमें, तो श्री चंद्रावली में। इसमें अंकों का स्थान देखा जाए तो प्रथम अंक का जो स्थान है वो कौन सा है, तो श्री वृंदावन है। द्वितीय अंक का स्थान देखा जाए तो केले का वन है। तृतीय अंक का स्थान देखा जाए तो तालाब के पास एक बगीचा है। चतुर्थ अंक का स्थान में देखा जाए तो चंद्रावली जी की बैठक होती है। पात्र इसमें कौन कौन से हैं श्री चंद्रावली में, तो श्री चंद्रावली जी हैं, ललिता हैं, संध्या है, वर्षा है, वन देवी, चंपकलता, कामिनी, माधुरी और माधवी हैं। किसमें, तो बोल सकते हैं श्री चंद्रावली में। कुछ जो है पात्रों का नाम इस तरह से याद रखिएगा। आगे देखते हैं
पांचवा देखते हैं भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा देखिए सबसे महत्वपूर्ण नाटक है जो कि पूछा जाता है आपके नेट जैसे एग्जाम में भी ये चीज़ें दिया रहता है। तो भारत दुर्दशा जो है लिखा कब गया तो 1880 ईस्वी में। और इसे हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक नाटक के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस नाटक को मौलिक नाटक में लिखते हैं, भारत दुर्दशा को। इसमें अंक देखें तो कुल अंक कितने हैं तो 6 अंक है भारत दुर्दशा में। और यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना गया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा है तो आपका भारत दुर्दशा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया। अंकों का स्थान देख लेते हैं भारत दुर्दशा में। प्रथम अंक का स्थान में वीथी होता है, द्वितीय अंक का स्थान में शमशान है, तृतीय अंक का स्थान में मैदान के बारे में बात होता है, चतुर्थ अंक का स्थान कमरा होता है, पंचम अंक का स्थान किताब खाना, और छठे अंक का जो स्थान होता है वो गंभीर वन का बीच का भाग यानी कि मध्य का भाग रहता है। कथानक इसमें कुछ इसकी जो कथानक है विषय वस्तु उसके बारे में जान लेते हैं भारत दुर्दशा में। कि इसमें एक नायक रहते हैं जो कि भारत देश का ही प्रतीक रहता है। नायक कौन है तो भारत है और वही भारत देश का प्रतीक भी है। दूसरा जो है कि भारत दुर्देव जो है प्रतिनायक यानी खलनायक के रूप में जाने जाते हैं जो अंग्रेजों का प्रतीक माना जाता है। कौन तो भारत दुर्देव। तीसरा पॉइंट है कि भारत दुर्देव जो है भारत का नाश करना चाहता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का नाश कौन करना चाहता है, भारत करना चाहता है या भारत दुर्देव या कुछ अन्य जो है लोग पात्र का नाम दे सकता है। तो आप जानते रहिए कि भारत जो है दुर्देव वो भारत का नाश करना चाहता है। चौथा है पॉइंट कि भारत भाग्य जो है एक अलग पात्र है। भारत भाग्य जो है एक साहित्यकार और इसका प्रतीक है तो नेता का प्रतीक। तो ये प्रतीक का नाम कम से कम याद रखिएगा कि जो भारत है वो किसका प्रतीक है, भारत दुर्देव किसका प्रतीक है, भारत भाग्य किसका प्रतीक है। तो प्रतीकों का नाम पूछा जा सकता है। तो भारत भाग्य साहित्यकार और नेता का प्रतीक है जो कि भारत को जगाने का प्रयास करता है। कौन तो भारत भाग्य जो है भारत को जगाने का, उठने का उसको प्रेरित करता है तथा असफल होने पर उसे आत्महत्या कर लेता है। और जब वो असफल होता है तो भारत भाग्य क्या कर लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो देखिए ये जो है नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं भारत दुर्दशा में नाटक के अंकों का वर्णित जो है प्रमुख घटनाएं कौन कौन से। इसमें कुछ भारत दुर्दशा के नाटक में कौन कौन सी जो है घटनाएं वर्णन किया गया। तो प्रथम अंक में जो है भारत की प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुरावस्था का चित्रण किया गया किसमें, भारत दुर्दशा में। द्वितीय अंक में जो है भारत द्वारा अपनी दीन दशा का वर्णन करते हुए बेहोश हो जाते हैं और आशा द्वारा उसे फिर बचाना होता है किसको, तो भारत दुर्दशा में। तृतीय अंक में जो है भारत के सर्वनाश के कारणों का चित्रण किया जाता है। चतुर्थ अंक में भारत दुर्देव द्वारा भारत के नाश का प्रयास करता है। कौन, तो भारत दुर्देव का प्रवेश होता है और भारत के नाश का करने का प्रयास कोशिश करता है। पांचवें अंक में कि 7 पात्रों की कमेटी द्वारा भारत के बचाव के लिए चिंतन किया जाता है। तो पंचम में क्या होता है कि 7 पात्रों की कमेटी बुलाई जाती है जिसमें भारत के बचाव के लिए इस पर चिंतन यानी उस पर विचार किया जाता है। तो ये भारत दुर्दशा के बारे में बताया। पांचवा अंक हो गया। छठवां अंक है यानी भारत दुर्दशा में कुल 6 अंक है। तो छठवें अंक में क्या बात किया गया कि भारत भाग्य द्वारा बेहोश पड़े भारत को जगाने का प्रयास करता है, फिर उसमें असफल हो जाता है, फिर खुद को सीने में कटार भोंक करके आत्महत्या कर लेता है। कौन करता है आत्महत्या, तो आप बताएंगे भारत भाग्य, न कि भारत करता है। तो चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो है प्रश्नों को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो खुद को जो है सीने में कटार भोंक कर कौन अपने आप को आत्महत्या कर लेता है, तो भारत भाग्य। भारत दुर्दशा में जो नाटक के कुछ प्रमुख पात्र का नाम जानते हैं। जैसे भारत बताया भी नायक के रूप में भारत देश का प्रतीक है। भारत भाग्य जो है पीठ मर्द है यानी पीठ पीछे जो है कार्य करता है भारत के प्रति और ये साहित्यकार और नेता का प्रतीक माना जाता है। भारत दुर्देव जो प्रतिनायक खलनायक और अंग्रेजों का प्रतीक माना गया। अन्य पात्र जैसे नाम याद रखिएगा, योगी है, निर्लजता है, आशा है, रोग है, आलस्य, मदिरा है, अंधकार है, सत्यानाश और फौजदार है। तो इस तरह से कुछ अन्य पात्रों का भी नाम भारत दुर्दशा के अंतर्गत रखिएगा याद। आगे देखते हैं 7 सभ्य लोगों की कमेटी बुलाई जाती है। तो भारत दुर्दशा में पूछा जाए कि 7 लोगों की कितने लोगों की कमेटी बुलाई जाती है, तो आप बताएंगे 7 सभ्य लोगों की जो है भारत दुर्दशा में कमेटी बुलाई जाती है। कमेटी का बैठक किया जाता है जिसमें बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, सभापति और 2 महाशय लोग आते हैं 7 सब के कमेटी की रिपोर्ट में। आगे देखते हैं भारत दुर्दशा के नाटक के कुछ प्रमुख गीतों के नाम याद रखिएगा। गीत के नाम पूछे जाते हैं कि यह जो है फला गीत ये किस नाटक से लिया गया है, तो आप इसको जानते रहिएगा। तो भारत दशा नाटक के प्रमुख गीत है कि पहला है दिया गीत कि रोहूं सब मिलके आऊँ भारत भाई, हा हा
भारत दुर्दशा देख ही न जाए। तो यह जो गीत है, ये गीत गाने वाले कौन है? तो योगी नाम के अन्य पात्र के अंतर्गत आते हैं। तो योगी इस गीत को गाते हैं। कब गाते हैं, किन अंक में? तो प्रथम अंक में यह गीत गाते हैं। रोहू सब मिलके भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देख ही न जाए। दूसरा पंक्ति गाते हैं, भारत दुर्दशा में को नहीं पकड़त मेरो हाथ, उबारो हाथ। तो ये जो है कौन गाता है? तो भारत गाता है। किस अंक में? तो द्वितीय अंक में। तो भारत किसका प्रतीक है? तो देश का ही प्रतीक है। तीसरा पंक्ति है कि जागो जागो रे भारत भाई, और यह गीत कौन गाता है? तो भारत भाग्य नाम का जो है पात्र गाता है। और किस अंक में? तो छठे अंक में यह जो है गीत गाया जाता है, जागो जागो रे भारत भाई। चौथा है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। तो यह गीत कौन गाता है? तो योगी जो है इस गीत को गाते हैं। पहले ही अंक में इस गीत को वो गाते हैं। तो योगी का 2 गीत याद रखिएगा कम से कम। कौन कौन सा? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, और पहला याद रखिएगा, रोहूं सब मिलके आऊं भारत भाई, हाँ हाँ तो भारत दुर्दशा देखी न जाए। तो योगी द्वारा ये 2 गीत याद रखिएगा, जो कि प्रथम अंक के से लिया गया है। आगे देखते हैं, अब कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं भारत दुर्दशा में, कुछ विशेष तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, कि जो इसमें भारत दुर्दशा में बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे देश वत्सला नाटक का है। तो कौन सा उपनाम दिया भारत दुर्दशा को? तो देश वत्सला नाटक है। कौन कहता है? तो जो लिखता है वही कहता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही कहते हैं। और यह जो नाटक है, इसके विशेष तथ्य के अंतर्गत यह लास्य रूपक भी माना गया है। कौन? तो भारत दुर्दशा। तीसरा कि मंगलाचरण में कलयुग की समाप्ति एवं सतयुग की स्थापना के लिए भाव प्रकट हुआ है। तो भारत दुर्दशा में जो है मंगलाचरण में जो है कलयुग को समाप्त करने की बात होती है, और सतयुग की स्थापना के लिए बात की जाती है, भावना व्यक्त की जाती है। तो बच्चों द्वारा ये जो भावना व्यक्त की जाती है, अर्थात बोल सकते हैं लोगों के जो है जनजीवन से प्रेरित होकर ये भावनाएं निकलती है। तो ये मंगलाचरण के अंतर्गत ये भावना उत्पन्न होती है। जब मंगलाचरण लोगों का जो है सदाचार वाली बातें जब होती है, तो मंगलाचरण के अंतर्गत कलयुग की समाप्ति की बात की जाती है और सतयुग की स्थापना हो, ऐसा भाव जो है प्रकट होता है। तो चलिए आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक, अनुदित नाटक और उनके कुछ पात्रों के नाम, अंकों के नाम, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने आज प्राप्त की। तो ऐसे ही कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ही कुछ ऐसे जो है इम्पोर्टेंट जो फैक्ट वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।